हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। तो 8 जनवरी 2023 को आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम था, तो उसके पूरे पेपर को यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे विथ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे वो होना था और कैसे उसका आंसर आया। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन में भी डाउट हो रहा होगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और इस वीडियो में आपको एक मैं सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इतने से इतना है तो आप सेफ जोन में हो, आप अपनी उम्मीद रख सकते हो। क्योंकि पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लगेगी। अब ये बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कट ऑफ कम जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए, एक अनुमानित कट ऑफ पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही से बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर जो था ज़्यादा टफ नहीं था और ज़्यादा आपका इजी भी नहीं था। क्योंकि हम किसी पोर्शन को देख के नहीं बोल सकते कि पेपर टफ है या इजी है, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा अच्छा था, इजी आया था, और आपके उत्तराखंड भी बहुत इजी आई थी। बाकी जो आपका जीएस का पोर्शन था उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। और यूकेपीएससी तो अपना पैटर्न ही चेंज करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कांस्टेबल के एग्जाम में 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही आए थे। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स। और यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले थे। तो दोस्तों, यूकेपीएससी जो है वो पैटर्न चेंज कर रहा है। और बाकी वो जनरल साइंस के जो बायो के क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए थे। तो ये भी बिल्कुल देखने की बात है कि जो यूकेपीएससी है उसको सिर्फ आपके एग्ज़ाम कराने से मतलब है, पेपर इजी बने या हार्ड बने उसको इससे कोई भी लेने देना नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो आगे के एग्जाम के लिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था आपका, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत करा होगा या इसे छोड़ के आगे होंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर था वो था कि दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 20 क्वेश्चन है ना आपके हिंदी के, उसमें से 16 क्वेश्चन तो जो थे आपके वो मतलब एवरेज स्टूडेंट वो भी उसे कर लेता। और बहुत बच्चों ने इसमें 20 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही किए हैं। 19-20 तो बिल्कुल मतलब आपके सही जाने चाहिए थे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी। बाकी 16 जो था वो एवरेज था। ठीक है, और कट ऑफ आपके एवरेज के हिसाब से ही बनेगी। नेक्स्ट आपका, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको पता चलता है कि निश्चय बोला है तो कौन सा वाचक होगा, आपका निश्चयवाचक होगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। जिसे किसी एक वस्तु का बोध हो रहा है या एक व्यक्ति का। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो कौन सा वाचक होगा, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका आसान उत्तर था। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट ये है कि ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान था। अनुकूल, तो दोस्तों यहाँ पर अनुकूल को बताना था। तो अनुकूल में यहाँ पर देखो, जो न होता है उसमें छोटी ऊ की मात्रा होती है और जो क होता है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा होती है। तो अनुकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होंगे कि साप्ताहिक होता है कि साप्ताहिक होता है। दोस्तों, साप्ताहिक नहीं होता, वो होता है साप्ताहिक। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सरकारी या स्वायत्तासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। वैसे तो ये प्रश्न आपने बहुत कम ने पढ़ा होगा, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। मैं आपको इसे ईजी तरीके से बताऊँगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्रकाशित होता है तो समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है। समाचार पत्र आएगा तो क्या आएगा भाई, प्रेस विज्ञप्ति आएगा ना, प्रेस से तो निकलते हैं समाचार पत्र। तो सिंपल सा इसका ऐसे आप उत्तर कर सकते थे। नेक्स्ट है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला प्रश्न था, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना कहीं भी आपको पढ़े नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये जो होते हैं ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट ट्रिक से थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। तो यहाँ बोला है कि अल्प किस खंड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि अल्प विराम का विराम चिन्ह क्या होता है, पर यहाँ पूछा कि किस खंड में किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कहीं भी लगा दिया। दोस्तों, कहीं भी नहीं हो सकता। देखो, अगर कहीं भी आप लगाओगे ना तो इसका मतलब वो पहले भी यूज़ करता है या लास्ट में होगा। तो अल्प विराम कभी भी लास्ट में यूज़ नहीं होता है, उसका जो हमेशा यूज़ होता है वो होता है आपका मध्य में। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही था। मतलब आपको ऑप्शन देख के ही ऐसे प्रश्न करने थे। नेक्स्ट है, अनाजी का विलोम है। तो दोस्तों, अनाजी का जो विलोम होता है वो होता है फलाहारी। ठीक है, तो फलाहारी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कामकाजी भी किया, तो कामकाजी नहीं होता है, अनाजी से आप
फलहारी ऐसे भी देख सकते थे। नेक्स्ट है आपका मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पाट नहीं रही इन पंक्तियों के रचना करें। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ना, बिल्कुल इसे भी आप बिल्कुल आसान से ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, देखो कैसे, नागार्जुन हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका आपका 90% तो संभावना है कि ये नहीं होगा। ऋतुराज भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो मंगलेश डबराल है, ठीक है, मंगलेश डबराल का आपने देखा होगा कविता नहीं लिखी है। ठीक है, तो ज़्यादा कविता जो लिखते हैं वो लिखते हैं हमारे नीलारा जी, तो इसका ऐसे भी आप बिल्कुल सही कर सकते थे। नेक्स्ट है भाई इसका अंग अंग खिल उठना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों अंग अंग खिल उठना का मतलब होता है कि प्रसन्न होना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपको सही नहीं लग रहे होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आपका हाँ, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। दोस्तों बहुत आसान था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो रेडियो जो है वो आता है, और आपका टेलीविज़न भी आता है, इंटरनेट भी आता है, समाचार पत्र नहीं आता है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही था। नेक्स्ट है कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिनाई में आपका प्रत्यय जो होगा, प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर इसे अलग करोगे तो कठिन, ठीक है, कठिन एक शब्द बन रहा है, उसके पीछे क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, आई नहीं आता, आई आता है, क्योंकि आ की मात्रा लगी है ना, तो आई आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। कीर्ति का विलोम शब्द था, आसान था, ये आपका अपकृति। तो बहुत सारे बच्चे इसमें सुकृति लगा के होंगे, बट दोस्तों अपकृति होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का होता है आपका महर्षि होता है। ठीक है, मह नहीं होता है कभी। देखो जो अगर आप शब्द को तोड़ोगे ना, तो उस शब्द का अर्थ भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसको कैसे भी तोड़ सकते हो, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो महा जो होता है एक शब्द होता है। ठीक है, महा कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर महर्षि बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आपका सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है। बहुत आसान था, और लग गया आपको दिख रहा होगा, तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग, या पाए बहराए। काफ़ी आसान उत्तर था, काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका वो है ऑप्शन डी, यमक अलंकार था। ठीक है, ऑप्शन से आप देख सकते हो कि अनुप्रास तो नहीं होगा। अनुप्रास में क्या होता है, आपके वर्ण रिपीट होते हैं। यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि शब्द ही रिपीट हो रहे हैं, तो यमक था। उपमा भी नहीं हो सकता, रूपक भी नहीं होता। रूपक में तुलना होती है, और उपमा में भी होती है तुलना होती है। नेक्स्ट आपका तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों तीर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका शर। ठीक है, यहाँ से सलजम वाला सर आता है। ठीक है, सिर नहीं था इसका, ये था इसका शर था। नेक्स्ट आपका बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो था सभ्य। ठीक है, बर्बर का होता है सभ्य होता है। मैंने आपसे कहा था कि विलोम अच्छे से पढ़ के जाना, और मैंने अपनी जो विलोम की महत्वपूर्ण वीडियो थी उसमें ये करा रखा था। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो आपका ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आपका वागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों वागीस का जो होता है, देखो आपका यहाँ पर गीस, ठीक है, गी लग रहा है ना, तो बड़ी की मात्रा लग रही है, तो बड़ी की मात्रा आएगी, और वाग में ये आता है वाक, ऐसा वाला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। साहित्य लहरी रचना के रचयिता थे। दोस्तों काफ़ी आसान था। ठीक है, देखो ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको तो आप देखना ही नहीं था। प्रेमचंद पे जोर डालते हैं कि प्रेमचंद ने कोई साहित्य लहरी रचना की थी, तो इन्होंने कोई नहीं करी, तो ऐसे भी आप ऑप्शन से कर सकते थे, सूरदास। ठीक है, और वैसे भी सूरदास की ये फेमस रचना है, तो आपको पता होगा, तो ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही था। दोस्तों जो आपके 20 नंबर हिंदी के प्रश्न थे ना, इसमें मतलब आसान था, हिंदी बहुत ईजी थी, तो इसमें से आप 16 तो आपको मतलब एवरेज लाने ही थे, 16 तो बिल्कुल लाने ही थे, मतलब मिनिमम पॉइंट जो था 16 था। ठीक है, इससे ज़्यादा 20 में से 20 नंबर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के आए हैं, 19, 20, 18 ऐसे नंबर ज़्यादातर अभ्यर्थियों के आए हैं। तो हिंदी बहुत आसान थी, ये बोला जा सकता है। नेक्स्ट आपका लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है। दोस्तों जो आपका जीएस का पोर्शन था ये काफ़ी अच्छे लेवल का था। ठीक है, इसे हम ईजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का था, अच्छे लेवल का था। और करंट अफेयर्स तो यहाँ पर 1 से 2 पूछी गई थी, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी कम कर दिया था। तो लूनी नदी जो गिरती है, तो लूनी नदी आपकी गिरती है, वो गिरती है आपके अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अरब सागर में गिरती है, ये गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो दोस्तों जो पुलिकट झील है ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते ना तो बिल्कुल इसका आप सही उत्तर कर देते। यहाँ पर देखो पुलिकट झील आपको पता होगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ आपने देखा होगा। ठीक है, और जिसने नहीं सुना था ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आपने बहुत सारे बच्चों ने उड़ीसा भी देखा है, तो दोस्तों उड़ीसा नहीं है इसका। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखो आप कहाँ पश्चिम बंगाल है और कहाँ उड़ीसा, तो यहाँ पर आपकी जो पुलिकट झील है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो है श्री हरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, पुलिकट झील, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? ये बिल्कुल जो यूपीएससी का बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, यूके ट्रिपल भी ये क्वेश्चन देता है। तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों ये काफ़ी आसान था और इसका जो ऑप्शन से बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन करने वाली बात थी ही नहीं। तो पद्मा बिल्कुल इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहलाता है? काफ़ी आसान था, तो ये कहलाता है आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका एकात्मक शासन। ठीक है, भारतीय संविधान में आपका एकात्मक शासन नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एकल और एकीकृत न्यायालय लगाया होगा। दोस्तों एकल और एकीकृत न्यायालय है, परंतु एकात्मक शासन नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आप सबको बताना था कि कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है। तो यूपीएससी ने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने ऐसे गलती कर दी होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो नहीं पूछ रहा था ना आपसे, तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही था। नेक्स्ट आपका भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके, उसमें से क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर था आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय, क्योंकि आर्थिक रूप से हमें कोई न्याय नहीं दिलाता हमारा जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, प्रतिबंध वाला ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस पर लगाया होगा। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका इसका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा जो डीपीएसपी होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें सामाजिक न्याय भी दिलाते हैं, आर्थिक भी लाते हैं और राजनीतिक न्याय भी। आर्थिक इस तरीके से क्योंकि हमें ये बहुत तरीके से आर्थिक में मदद करते हैं, पेंशन वगैरह इन चीज़ों में हमें मदद करते हैं। तो आर्थिक न्याय भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो था बिल्कुल राइट है, 100% बिल्कुल सही है। जितने भी मैंने आपको अभी तक उत्तर बताए बिल्कुल 100% सही हैं। और इसमें जो वीडियो में आपको दिखेंगे ना सारे क्वेश्चन, वो आपको बिल्कुल 100% सही मिलेंगे। और जिसमें कन्फ्यूजन होगा ना, मैं आपको वहीं पर वो क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आचार संहिता से संबंधित है? काफ़ी चर्चा में रहता, उत्तराखंड में भी समान आचार संहिता लागू होने वाली है, तो इसलिए ये प्रश्न आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषदों में संसदों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर ठीक था। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक सर्वोच्च न्यायालय और एक हमारा जो है उच्च न्यायालय दोनों ही जारी करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्त तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये है हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्चा का सबसे बड़ा आलोचक था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका वो है मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आपका दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं आपका सेब्स को भी बताऊंगा कि कितना आपका रहा, और बाकी आपके लिए मैं अपने चैनल में और अपने ग्रुप में मैंने आपको बताया कि हमारे जो ग्रुप में डेली क्विज होती है, तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप भी वहाँ पर वोट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आप वोट करोगे, जिससे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ पता चल सकती है, क्योंकि सीटी की संख्या बहुत कम है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा अच्छे लेवल की रहने वाली है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम रहेगी और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं रह सकती है, ये भी ध्यान देना। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि उधम सिंह नगर की कट ऑफ आपकी 80 चले जाए या 75 प्लस चल जाए और बाकी कट ऑफ आपकी 70 रहे, 68 रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ना, कांडला, 100% बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों मानव पूंजी का जो स्रोत होते हैं वो होता है स्वास्थ्य में निवेश, ये भी होता है, ठीक है। अंत कार्य प्रशिक्षण भी होता है, शिक्षा में निवेश भी होता है। ऑप्शन डी जो है कर्मचारी को दिया गया ऋण, ये इसका उत्तर सही है, मतलब ये नहीं होता है मानव पूंजी का स्रोत। नेक्स्ट आपका विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका भारत जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देना एवं स्वीकार करने हेतु आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, ठीक है। जो आपकी जीएस थी ना वो काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी, मतलब आपने जो पढ़ा होगा ना, बहुत अभ्यर्थियों ने इसमें गलती करी होगी, क्योंकि आपकी जो जीएस थी वो अच्छे लेवल की पूछी गई थी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन टी। नेक्स्ट आपका
भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था और इसका सही उत्तर था आपका कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए कि भील होगा या संताली होगी, पर इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन ए, उड़ीसा एवं संताली बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट आपका, सार्क निर्णय से किस राजनेता की मस्ती की उपज थी? तो दोस्तों इसमें भी आप कंफ्यूजन हो गए होंगे, तो इसका सही उत्तर था आपका जिया उर रहमान। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट सही था। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों 15 मार्च 2006, बिल्कुल सही है। ठीक है, 15 मार्च 2006। नेक्स्ट है, निम्न में एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो ये बिल्कुल लेवल का प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर था आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपने ये प्रश्न नहीं सुना होगा, कितने बच्चों ने ये प्रश्न नहीं सुना होगा, क्योंकि जीएस जो है बिल्कुल डीप मतलब अच्छे लेवल की पूछी गई थी। नेक्स्ट आपका, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों ये जो है देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और इसका सही उत्तर था आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही था। नेक्स्ट आपका, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो ये था आपका होता है रेफोलेसिया। ठीक है, 5 प्रश्न आपके बायो मतलब जो जीएस है उससे आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसे क्षोभ मंडल लगाया होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर जो था वो था ऑप्शन ए, बिल्कुल यहाँ पर सही था, नॉस्फियर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, तो ये आप देख सकते हो। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों ये की थी आपकी 30 सितंबर 1955 को। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, वोलाटाइल मेमोरी है? दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ये है भाई रैम का। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो इंटरनेट सुरक्षा से कौन जुड़ा है? फायरवेल। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनेट को सिक्योरिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट था आपका, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो इसका सही उत्तर था अनियंत्रण बस। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर, बिकॉज एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस भाषा में GRASP BM VNA से कूटित किया जाता है? तो इसमें CRAANE का कूट होगा। दोस्तों ध्यान से देखना, आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो क्या बोला गया पहले? GB, तो इससे जब ये बनना है ना तो इससे क्या बनेगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों G का मतलब क्या होता है? इनका आपको क्रम पता होना चाहिए। G का मतलब 7 और B का मतलब क्या होता है? इसका होता है 2। ठीक है, आपका जो R है होता है 18 होता है और आपका जो M है इसका मतलब क्या होता है? 13। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 5 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 5 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो हमें 5 इसमें माइनस ही करना था। तो देखो C है, C का क्या था? 3 था। ठीक है, इसमें को 5 कैसे माइनस करना है? तो 3 तो ये कट गया, पीछे बचा 2। ठीक है, 2 किसमें कटेगा? वो आपके 26 से स्टार्ट हो जाएगा, 26 और 25। ठीक है, तो 26 में क्या होता है आपका? 26 में आपका होता है Z और 25 में क्या होता है? ये होता है Y होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 24 पे चला जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा x है यहाँ पर, x का मतलब 24 होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, मतलब वो पीछे चला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आप तो ए पे आ गया, आप ए से इसको माइनस कैसे होगा? दोस्तों वो जेड पे फिर वाई पे ऐसे आके बैक होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? दोस्तों इसका जो सही उत्तर था बिल्कुल 25, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 25 बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि 201 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 201 208 था ना। ठीक है, इससे आगे आप काउंट कर सकते हैं, 215 ऐसे भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल 1 मिनट में आपका प्रश्न हो जाता है। 215 में फिर 7 जोड़ते कितना आता है? 222, 7 जोड़ने से इसमें। ठीक है, फिर 7 जोड़ते 229। आप इसे आराम से अगर करोगे ना सॉल्व, तो बिल्कुल इसका 25 बिल्कुल राइट आंसर है, 100% बिल्कुल सही आंसर है। इसका भी 100% बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पद होगा, तो यहाँ पर आप दोस्तों को बताना था कि नेक्स्ट पद क्या होगा, तो आपका इसको नेक्स्ट बताना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा पद होगा। तो इससे पहले क्या करते हैं, आपको जो आपका क्रम आ रहा है ना उसको जान लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जेड का क्या होता है? 26 होता है। ठीक है, एक्स का कितना होता है? इसका होता है 24, मतलब 2 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। पहला पद में माइनस हो रहे हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए था, ए का होता है 1। ठीक है, डी का क्या होता है? डी का होता है 4। इसका मतलब क्या होता है? इसमें 3 जुड़ रहे हैं, तो ये ध्यान देना है आपको। पहला जो पद है उसमें आपको 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट पद है मतलब लास्ट पद है उसमें आपका क्या होता है? 3 ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो P वाला आप इसको लेंगे। ठीक है, P जो है पहले में क्या हो रहा है? P में 2 माइनस करने हैं, तो क्या बचेगा आपका? वो बचेगा 14। P मैंने 16 होता है, उसमें 2 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 14। 14 में क्या आता है? N आता है। तो ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कट गए पहले, ये ध्यान देना। ठीक है,
बाकी आपका बच्चा पी, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वाला, लास्ट में क्या करना था, पी को मतलब उसमें 3 ऐड करना था। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर ए का 1 है और डी का 4 है, तो 3 ऐड करके बना। तो यहाँ पर पी जो है 16 है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 19। 19 का मतलब क्या होता है, वो होता है एस होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा था, जिसके लास्ट में एस है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 100% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितनी दूर है। तो जो जिनकी जो मैथ जो है थोड़ी सी कमज़ोर होगी या बायो के बैकग्राउंड से होंगे तो उनको ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान उत्तर है, आप इसको ध्यान से देखना। क्या बोला है, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो पूरा हम किस तरफ मानते हैं, इस तरफ मानते हैं। कितना चला, ये चला आपका 1 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दोस्तों ये जो है आपका पूरब है, ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बोला है कि आपका 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण का हो गया, दक्षिण आपका ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद बोल रहा है 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूरब, तो पूरब आपका इधर हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। फिर बोला अंत में 9 किलोमीटर उत्तर। दोस्तों पूरब ये है पश्चिम, ठीक है, उत्तर आपका यहाँ ऊपर को हो जाएगा। कितना बोल रहा है, 9 किलोमीटर, पूरा 9 किलोमीटर चला, ठीक है, ये आपका बनेगा। तो आपका प्रारंभिक से अंतिम स्थान की दूरी, तो प्रारंभिक कहाँ से शुरू किया था उसने किया था यहाँ से शुरू, ठीक है। तो ये दूरी निकालनी थी आपको, ऐसे करके निकालनी होती है, ठीक है। तो इसके निकालने का तरीका कैसा है, तो ये दोस्तों यहाँ पर लगता है आपका, कौन लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आपका लंब का स्क्वायर और आपका आधार का स्क्वायर लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना था कि आधार कितना है टोटल। देखो यहाँ तक तो आपका 1 है और यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो कितना बन गया, ये बन गया आपका पूरा का पूरा 3 बन गया, ठीक है। ये पूरा 9 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना निकालना है ना, एरिया, इतना एरिया निकालना है हमें सिर्फ, ठीक है। तो आपका जो ये पूरा 9 है और ये कितना था, ये था आपका 5, ठीक है। तो 5 में से अगर 9 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4, ठीक है। हमको ये भी प्राप्त हो गया और ये भी प्राप्त हो गया। अब हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना था, ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 का स्क्वायर करना था, तो 25 हो गया, ठीक है। और 25 अंडर रूट में है, तो इसका अगर आप करोगे सॉल्व तो ये आता है आपका 5, तो बिल्कुल सही उत्तर था 5 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही बैठ जाता है। नेक्स्ट है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बताना था, बहुत ही आसान उत्तर है, ध्यान से बिल्कुल देखना कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखो आप कैसे निकलेगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न करने हैं ना, बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखना, ठीक है। जो बड़ी संख्या बननी है, ठीक है, ऐसे अगर ब्रैकेट में आता है ना, ऐसे अगर स्क्वायर में आता है, तो आपको जो बड़ी संख्या बनी है ना, उसको देखना है कि वो 2 से मिलकर कैसे बनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 है, ये दोनों छोटे हैं और ये बड़ी है, मतलब इन दोनों से मिलकर ये बनता है। ऐसे ही हमेशा ये रूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 5 का अगर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, वो आएगा आपका 25, ठीक है। और 3 इसमें जोड़ दो, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो 28 का यहाँ पर ऐसे आ रहा था। वैसे ही 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 121 आता है। उसमें अगर आप 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 125 आएगा, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। उसमें 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 92। तो बिल्कुल राइट आंसर था, 100% बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि प्लस अर्थ का गुणा, ठीक है, और गुणा का अर्थ ऋणात्मक, ऋण का अर्थ विभाजन तथा डिवाइड का अर्थ धनात्मक है तो ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल अच्छे लेवल का प्रश्न था, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे, तो बिल्कुल आसान उत्तर है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना कैसे इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको चिन्ह चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 36 है ना, 36 के बाद क्या चिन्ह है, वो है आपका मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो गुणा को क्या लिखना है आपका, वो लिखना है आपका माइनस, जो यहाँ पर बोला है ना कि उसको ये मानो तो वहीं पर उसको वो मानना है, और आपका 4, फिर आपका ब्रैकेट था, ठीक है। फिर क्या था, माइनस, माइनस को क्या लिखना है, माइनस को आपका लिखना था डिवाइड का ऑप्शन, ठीक है, डिवाइड का ऑप्शन लिखना था। फिर आपका होता है 8, ठीक है, 8 होता है। 8 के बाद मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को क्या लिखना था, वो लिखना था माइनस लिखना था, ठीक है, ऐसे करके इसको प्रो लिखना था। फिर आपको था 4 था और आपको प्लस को लिखना था मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई था उसको क्या लिखना था, आपको माइनस लिखना था। फिर 2 था, ठीक है। फिर प्लस को क्या लिखना था, प्लस को लिखना था आपका मल्टीप्लाई लिखना था, ठीक है। और यहाँ पर 16 और डिवाइड को लिखना था आपका +1, ठीक है, यह यहाँ पर आता। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप करोगे ना, तो यहाँ पर आपको लगाना था BOD, ये बिल्कुल याद रट लेना इसको। तो BOD MS, ठीक है, बॉड मास ये लगता है इसमें,
बॉड मास, ठीक है। तो बी से क्या होता है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, फिर आपका डिवाइड सॉल्व होगा, फिर आपका मल्टीपल सॉल्व होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका होगा ऐड सॉल्व होगा, फिर होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये रूल्स लगता है, और ये रूल्स नहीं लगाए तो बिल्कुल आपका गलत उत्तर यहाँ पर आता। तो पहला बोला है बी, ठीक है। तो बी क्या है, ब्रैकेट वाला है, तो यहाँ पे होगा 36 - 4, तो ये आपको पहले सॉल्व करना था। तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 32, ठीक है। ये आपका आता है 32। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है तो स्पेस बिल्कुल ध्यान से देना, ठीक है। यहीं पर आपको ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 36 में से 4 गया तो कितना बचा, 32 बचा, ठीक है। फिर था आपका डिवाइड, ठीक है, और फिर था आपका 4। तो मैंने क्या बताया था, बी पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, फिर आपका डिवाइड करेंगे। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 में से ऊपर 4 चला गया तो कितना बचा, ऊपर 4 है ना, तो ये हो गया आपका 0, खत्म कहानी यहीं पर, 0 हो गया। और नीचे देखो दोस्तों, ये आपका 4 × 8 तो कितना हो गया, 32, और 2 × 16 कितना हो गया, 32। तो 32 - 32 0, और +1 तो 1। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा था ना उत्तर, वो आ रहा था आपको 0/1। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए कि 0/1 आ गया, अब इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। और कितनों का तो उत्तर आपने जो है ना ब्रैकेट नहीं सॉल्व किया होगा पहले, ठीक है। तो आपने जो है ब्रैकेट नहीं सॉल्व किया होगा, तो इसी वजह से बच्चों का उत्तर इसमें गलत है। तो 0/1 होता है ना, तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है 0 ही आता है, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 26/1 आ रहा है, मान लो, ठीक है। 26/1 आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 26/1 थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 26 लिखते हैं। 1 की कोई वैल्यू थोड़ी है यहाँ पर नीचे होती तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 100% बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगर दोस्तों एक और ट्रिक होती है, ठीक है। अगर आपका आता है ना 1/0 आता है, ठीक है, 1/0 आ गया ना, तो ये आपको जाएगा अनंत, इन्फिनिटी होता है फिर, ठीक है। मैथ वाले जो स्टूडेंट है ना बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे से, जो 1/0 आ गया ना तो इसका आता है इन्फिनिटी, क्योंकि 0 जो है ना अपॉन में इसको भागा देते हैं ना तो अनंत ही आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अनंत, बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इसका जो उत्तर था ना बिल्कुल 0 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, 100% बिल्कुल श्योर है, ठीक है। ऐसे होता है। नेक्स्ट आपका शख्स क्षत्रप के सिक्कों में होने चांदी का अनुपात क्या था। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। इसका था 1:35। दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखो ये प्रश्न थोड़ा सा आपका अच्छे लेवल का था, ठीक है, रीजनिंग में। बाकी ये आसान था और ये भी आसान था, और ये प्रश्न थोड़ा सा ये भी हम समझते हैं, मतलब 2 से 3% जो थे रीजनिंग में ना, वो थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के थे। तो जिन्होंने पढ़ी होगी अच्छे से वही इसका सही उत्तर निकाल पाए होंगे। नेक्स्ट आपका जहांगीर के दरबार चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिल्कुल सही है इसका, पशु और पक्षी। 2 थे चित्रकार, एक थे अबुल हसन, ठीक है। जो अबुल हसन थे वो थे आपके मनुष्य, मतलब मनुष्य के चित्र बनाते थे, और आपके जो ये उस्ताद मंसूर थे ये आपके पशु और पक्षी के बनाते थे। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी। तो ये की थी आपकी 18 सितंबर 1948, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण से संबंधित है। तो इसका उत्तर था नील हरित शैवाल। नेक्स्ट आपका स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समूह तल से ऊंचाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों मुझे तो लगा नहीं कि ये जो है राज्य संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इसको कहाँ पर इन्होंने फिट कर दिया, बिल्कुल आप देख सकते हो कि 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आती है, उसमें ये प्रश्न आपको दे रखा है। मतलब ये प्रश्न आपका जीएस में आना चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। तो इसका सही उत्तर था आपका स्पॉट हाइट। नेक्स्ट था एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसको यहाँ पर राज्य संबंधित में डाल दिया गया। मतलब उत्तराखंड आपकी 2 नंबर तो ऐसे ही कम हो गई। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका मैदान है ना वो कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगल बोलते हैं जिसे, ठीक है। लंबाई 1 किलोमीटर है, और आपकी जो चौड़ाई है वो 1/2 किलोमीटर है। तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, L × B, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको लगाना चाहिए था 1 × 1/2, इसका करते तो क्या आता है आपका, वो आता है आपका 1/2 ही आता है, ठीक है। 1/2 किलोमीटर स्क्वायर आता है वैसे तो, पर यहाँ पर 1/2 किलोमीटर दिया है। दोस्तों आप देखते हैं शायद ये क्वेश्चन अगर हो सकता है शायद ये क्या बोलते हैं कट हो सकता है, परंतु नहीं होगा क्योंकि सब में ही किलोमीटर लिखा है। तो 1/2 किलोमीटर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है। तो बहुत ही आसान उत्तर था ऊपरी गंगा नहर, आपने कई बार ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है। काली नदी है, आप सबको पता होगा, 252 किलोमीटर, ठीक है। इसका सही उत्तर बिल्कुल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आप कह सकते हो कि उत्तराखंड के जो प्रश्न थे बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना बेसिक प्रश्न, जो सबसे स्टार्टिंग जो कोई तैयारी करता है तो वही प्रश्न पढ़ता है, वही प्रश्न यहाँ पर आए थे। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है। तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही था, वाडी आपने पढ़ा होगा, देहरादून में है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है।
आपको पता होगा, बहुत ही आसान उत्तर था यमुना की। नेक्स्ट है जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है। दोस्तों ऊपरी भाग जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न था, क्योंकि बच्चों ने ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं। तो ये था भाई आपका लघु हिमालय में, बहुत ही सही उत्तर था। आपने ज़्यादातर इसका शिवालिक भी किया होगा किसी ने, पर इसका लघु हिमालय बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है। बहुत ही आसान उत्तर था, ये आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, वो भी बिल्कुल उतने मतलब दूर रखे थे कि बच्चे वैसे ही इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। भाई थारू की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राज्य की भी और कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है। और पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, तो ये हुआ था 1977 में। बहुत ही आसान उत्तर था। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहली पंचायती राज को लागू किया। तो ये किया था आपका राजस्थान में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक था। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है। तो भाई ये है आपका 24 अप्रैल। बिल्कुल आसान उत्तर था। और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की। दोस्तों ये प्रश्न तो ना तो बहुत ही अच्छे लेवल का था, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। और इसमें जो कन्फ्यूजन हुई है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है मुझे लगता है वो है बाज बहादुर सन। बिल्कुल सही उत्तर है बाज बहादुर सन, ठीक है। 70% इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाज बहादुर सन। पर कुछ इसको क्या बोल रहे हैं, आपको तिमल चंद भी बोल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए भी इसको कुछ लोग बोल रहे हैं, पर बाज बहादुर चंद की तरफ ही जाएगा। तो आयोग देखो आप क्या इसको सही उत्तर मानता है, क्योंकि ये प्रश्न आपको अजय राउत में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो बाज बहादुर चंद इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2020 से 21 में आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, ठीक है। भारत सरकार से राजस्व अनुदान। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे उत्तर था। इसका सही आपका 3000, ठीक है, 3000 दी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, बहुत सा बेसिक सा प्रश्न है, 890। नेक्स्ट आपका आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हो, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है, कौन से स्थान पर है, ऐसे ही प्रश्न आयोग देता है। तो पलायन की समस्या के लिए निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग को संशोधित नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर था आपका, ठीक है। मतलब आपका पलायन को क्या करना है, निराकरण करना है, उसका निवारण करना है। तो निवारण भाई आपको कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा ना। तो ऐसे ही आपको पता लगा सकते थे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट आपका श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे। दोस्तों ये थे आपके 116। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। दोस्तों देखो आपका वर्तमान नहीं पूछा गया, इससे पहले का पूछ लिया। तो ये थे आपके रघुवीर सिंह चौहान, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था। तो उत्तराखंड का जो क्रम था वो था आपका 13, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी बोले होंगे कि 2018 के अनुसार पूछ लिया गया, हमने तो 2011 के अनुसार पढ़ लिया है दोस्तों, परंतु इसका जो है ना आपका 13 ही होगा। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आपकी 21 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपने पढ़ा होगा, किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रामनगर में ये स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। परंतु जो अभ्यर्थी चमोली, उत्तरकाशी और आपके पिथौरागढ़ से थे तो उनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस आप नहीं करते होते। कोसी नदी के किनारे बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक है भाई। तो ये है आपकी बलदेव पांडे की। बहुत ही आसान उत्तर था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। बेसिक सा प्रश्न है, 1982। बहुत सारे ने बैठते हैं 84 किया होगा, 84 नहीं है दोस्तों, 82, ठीक है। कन्फ्यूजन मत करा करो। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या क्या है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 9। बहुत सारे बैठते 8 बोल रहे हैं दोस्तों, 8 नहीं होगा, 9 ही होगा, ठीक है। क्योंकि नया जो बना है 31 दिसंबर 2021 को आपको श्रीनगर बना है। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, जसपाल राणा को मिला था। आसान उत्तर है बिल्कुल ही, ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। वो थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। दोस्तों मैंने कहा था ना, बिल्कुल ऐसे प्रश्न है उत्तराखंड में जो बिल्कुल बेसिक पड़ेगा ना, वो भी इसमें से 30+ स्कोर आराम से कर सकेगा। किसमें, उत्तराखंड में सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट आपका भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न से किसने किया था। तो इसका सुंदर भगोड़ा बिल्कुल भाई सही है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। आपको पता होगा थारू करती है भाई। थारू कहाँ रहती है, उधम सिंह नगर में तो रहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है 2011 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था।
तो भाई इसका जो था वो था बिल्कुल दूसरा, ठीक है, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है भाई बचेंद्री पाल को पद्मश्री मिला था, तो दोस्तों ये मिला था भाई इनको 1984, इसमें भी आप कन्फ्यूजन कर गए होंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में तीली रोतोली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में जाता है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है, यहाँ से देखना। तो ये दिया जाता है भाई आपका उल्लेखनीय कार्य में, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचोगे कि तीली रोतोली पुरस्कार तो आपको वीरता के लिए मिलता होगा, दोस्तों नहीं, ये आपको उल्लेखनीय कार्य के लिए मिलता है। नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक थी, तो वो थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोबाज ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है, तो उसे ये मिलता भाई ज्ञानचंद। गोबाज तो भाई इन्हीं का था, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्कंद पुराण है, ठीक है। यहाँ पर जो 90% जो है बिल्कुल इसका वो आपका स्कंद पुराण होगा, मतलब स्कंद पुराण ही आप इसका मान सकते हो। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका वायु पुराण बोले हैं, पर दोस्तों वायु पुराण नहीं होगा, इसका जो होगा स्कंद पुराण ही होगा, ध्यान देना। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे, तो इसका सही उत्तर आपका वो है आपका था, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, भूमि भी नहीं कहते थे, क्षेत्र भी नहीं कहते थे, और जो है आपका कृषि में आ जाता है, तो इसका था ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखा ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया, बेसिक से पर्सन आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या था भाई जोगमल शाह को। बमशाह नहीं था इसका, बमशाह जो था उस समय शासक था, पर जोगमल शाह यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है, बिल्कुल मतलब कई बार रिपीट हो चुका है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है, गुज्जुड़ू, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली आपका सल्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड में से श्री नंदा देवी राज यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है, बहुत ही आसान होता था, चमोली, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपकी जो पटवारी और लेखपाल का पेपर था, फुल सॉल्यूशन, और रीजनिंग भी बिल्कुल मैंने आपको 100% बिल्कुल सही उत्तर है, एक भी पर्सन उसमें गलत नहीं है, तो ध्यान से आप उसको मिला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर का आपका लेवल कैसे था, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल था वो था आपका ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, इसको टफ भी नहीं बोलेंगे। हिंदी जो थी ईजी थी, ठीक है। जीएस जो थी वो थोड़ा सा अच्छे लेवल की थी, जीएस को हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है। और जब आपका क्या बोलते हैं उत्तराखंड था, वो भी आपका क्या था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था, ईजी बोल सकते हो, ठीक है। ईजी से थोड़ा सा ऊपर का लेवल था, तो इसे जो बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल का आपका प्रश्न पत्र था, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हर किसी की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, किसी में कम जाएगी और किसी में ज़्यादा जाएगी, पर इतना आपको अनुमान होना चाहिए कि देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर की कट ऑफ हाई रहने वाली है और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, और हरिद्वार की भी हाई रहने वाली है, इतना तो बिल्कुल कंफर्म है। बाकी जो आपके चमोली है, पिथौरागढ़ है, टिहरी है और आपका उत्तरकाशी है, इनकी थोड़ी सी मेरिट आपको कम जा सकती है, ये ध्यान देना। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप अनुमानित कट ऑफ पे वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पोल करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अनुमानित कट ऑफ बता सकता हूं। तो बिल्कुल आप निश्चित होंगे कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जाएं, उसमें आपका पोल होगा, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। और दोस्तों इसमें देखो आप सेव स्कोर क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर देखो इसमें आप पूरा पेपर का कंक्लूजन निकालोगे ना, मतलब मैंने इसका पूरा पेपर का कंक्लूजन निकाल के मैंने देखा कि इसमें सेव स्कोर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपका स्कोर 70 से ऊपर है, ठीक है, 70 से ऊपर है, तो आप अभी अपने आप को सेफ जोन में मानो, ठीक है, 70 से ऊपर है, ठीक है। बाकी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ पोल होने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर आप 70+ हो, क्योंकि देखो प्रश्न पत्र जो बनाया जाता है ना, वो ऐसा नहीं बनाया जाता कि उसमें कोई बच्चा टॉप कर जाए या 90 ले आए या 85 ले आए, ऐसा प्रश्न पत्र नहीं बनाता आयोग, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग ही कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल इतने ईजी देगा और कुछ प्रश्न आपको इतना हार्ड देगा कि आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक। तो अगर आपका स्कोर 70+ है, ठीक है, 70 है, 70 पॉइंट कुछ भी है, 71 है, ठीक है, इससे ऊपर है, तो आप अभी अपने आप को सेफ जोन में मानो। इससे कम जो है अभी इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता कि कट ऑफ इससे कम रहने वाली है या नहीं है, क्योंकि 70 स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, ठीक है, आपके यूकेपीएससी और यूके के पेपर में। तो ये आपका सेफ स्कोर था। बाकी अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे टेलीग्राम से ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है, उस पर हम पोल करेंगे, तो उसमें भी आप अपना स्कोर शेयर करना, तभी आपकी अनुमानित कट ऑफ निकलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल से जरूर जुड़ना, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आती रहती है।